Hello everyone. Now let us start with the deductions. तो सेक्शन 28 जो हमने देखा उसमें है इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. फिर सेक्शन 29 ये कहता है कि इनकम विल बी कंप्यूटेड बाय अलाउइंग ऑल द डिडक्शंस फ्रॉम सेक्शन 30 टू 37(1). तो ये 30 टू 37 जो सेक्शंस है तो यहां पे डिडक्शंस अलाउड है, यानी जो भी हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं टू अर्न द इनकम, दोज एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शंस बट सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस एंड लिमिटेशंस. तो यहां जो हम सेक्शंस अब देखेंगे, सेक्शन 30 से लेकर के 36 तक कहते हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस. सेक्शन 30 से लेकर 36 तक इनको क्या कहते हैं अपन? स्पेसिफिक डिडक्शंस. अब स्पेसिफिक क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि ये जो सेक्शंस है, और आप सिर्फ 6 सेक्शंस नहीं, इसमें बहुत सारे हैं, 30 से लेकर 36 में बहुत सारे हैं, अभी हम देखेंगे. तो यहां पर आइटम ऑफ एक्सपेंस मेंशन्ड है, यानी नेचर ऑफ एक्सपेंस गिवन है, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अलाउ करने के वो भी दिए हुए. तो क्योंकि एक्सपेंस मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, इसके लिए उसको स्पेसिफिक डिडक्शंस कहते हैं. और उसके बाद में आएगा जनरल डिडक्शन. जनरल का सेक्शन है 37(1). तो ये सेक्शन जो है, इसमें ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसमें नाम नहीं लिखा कि ये एक्सपेंस या वो एक्सपेंस, ऐसे नहीं लिखा. उसमें लिखा है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कैरी ऑन योर बिजनेस is allowable as deduction subject to conditions. तो उसमें सिर्फ कंडीशंस है, उसमें एक्सपेंस का नाम या एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, कोई भी हो सकता है, इसलिए उसको हम कहते हैं जनरल डिडक्शन. और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो 90% एक्सपेंस होते हैं, लाइक सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, postage and telegram, telephone bills, electricity bill of your office and factory, ये सब नॉर्मल है. परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेज, स्टॉक इन ट्रेड परचेज, ये जो सारे एक्सपेंस है, वेजेस, ये सब 37 के अंदर ही कवर होते हैं. सैलरी, ये सब 37 के आइटम्स, यानी दे आर ऑल जनरल डिडक्शंस. और डेप्रिसिएशन हुआ, और ऐसे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स है कि जो अपन पहले सेक्शंस में देखेंगे, सेक्शन 30 से लेकर के 36 तक. राइट? तो शुरू करते हैं. सबसे पहला है सेक्शन 30 और फिर है 31. दो बहुत ही सिंपल और चिल्लर सेक्शंस हैं, उनको पहले निपटाएंगे अपन, और फिर अपन शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन. तो 30-31 एक लेक्चर में देख लेंगे, 15-20 मिनट का लेक्चर रहेगा ये, और उसके बाद चालू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में 32 depreciation, which itself will take almost 3-4 lectures. ठीक है? So let's see. तो 30 क्या कहता है? देखो, deduction with respect to rent. देखो यहां पे सारे आइटम्स जो है वो मेंशन रहेंगे. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस. रेट्स एंड टैक्सेस यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस होते हैं उसको रेट्स एंड टैक्सेस कहते हैं. देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, रिपेयर मेंटेनेंस. एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग को अंडरलाइन कर लो, बिल्डिंग. तो बिल्डिंग से रिलेटेड ये खर्चे हैं सारे, जिसका डिडक्शन यहां पे दिया गया है. और इन ऑल 4 एक्सपेंसेस है, वेरी सिंपल वंस. पहला है रेंट. तो रेंट कैसे? कि अगर आप बिजनेस करते हो इन अ रेंटेड प्रीमाइसेस, राइट? रेंटेड प्रीमाइसेस, जैसे हम क्लासेस लेते हैं तो हॉल्स बुक करते हैं और क्लासेस कंडक्ट करते हैं, तो हॉल का जो रेंट हमें देना होता है, हॉल का जो रेंट हम पे करते हैं, दैट इज अलाउड एज अ बिजनेस डिडक्शन. वेरी सिंपल, रेंट. अब अगर आप ओनर हो, प्रीमाइसेस आपका खुद का है, कौन सा प्रीमाइस? जहां आप बिजनेस करते हो, जैसे कंपनी का फैक्ट्री है तो नॉर्मली दे ओन देयर फैक्ट्री बिल्डिंग, है ना. फैक्ट्री को रेंट पे होती है क्या? हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती,
लेकिन नॉर्मली वो ओन्ड होती है। तो जो बिल्डिंग तुम्हारी खुद की है और उसमें तुम बिजनेस करते हो, यानी तुम्हारा ओनरशिप है, तो फिर तुम्हें रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को रेंट पे नहीं कर सकते। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। हमने पहले भी स्टडी किया था, इनकम में सेक्शन 28 में देखा था। तो वहां मैंने क्या कहा था, नोबडी कैन मेक इनकम बाय डीलिंग विथ हिमसेल्फ। तो अब उसका उल्टा कर दे तो क्या कहेंगे अपन, नोबडी कैन इनकर एन एक्सपेंस बाय पेइंग टू हिमसेल्फ। आप अपने आप को पे करके कोई एक्सपेंस इनकर नहीं कर सकते। आप अपने आप से इनकम भी नहीं कमा सकते, तो आप अपने आप पे खर्चा भी नहीं कर सकते, है ना, खुद को पे करके। तो मैं ही प्रोप्राइटर हूं और मैं अपने आप को रेंट दे रहा हूं क्योंकि मैं ओनर हूं। तो ऐसा सुना है क्या कभी? ऐसा होता है क्या? नहीं। हालांकि अकाउंट्स में बिजनेस को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं, करेक्ट? इन अकाउंट्स द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। लेकिन टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। इनकम टैक्स में आप और प्रोप्राइटरी बिजनेस एक ही है। फारूक हक एंड फारूक हक क्लासेस एक ही है, ये दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, राइट? तो फारूक हक अगर ओनर है प्रीमाइसेस का और उसी में फारूक हक क्लासेस के नाम से बिजनेस करता है, तो कैन इट पे रेंट टू हिमसेल्फ? कैन इट यानी बिजनेस पे रेंट टू हिमसेल्फ इन फारूक हक? तो आंसर है नो, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो पहला पॉइंट जो है, देखो फिर यहां मैंने उसको एक्सप्लेन करके भी आपको दिया है कि रेंट जो है, और ये चारों है, तो उसको अपन दो कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, ओनर एंड टेनेंट। यानी अगर आप ओनर है तो क्या होगा और आप टेनेंट है तो क्या होगा, राइट? तो देखो, तो रेंट में ओनर में क्या दिया है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। आजकल क्या है कि इमोजीज जो है दे हैव बिकम लैंग्वेज। और अभी रिसेंटली आज के पेपर में मॉर्निंग में पढ़ा मैंने कि इसको कौन सा है ना डिक्शनरी, यूके का जो डिक्शनरी है, उसने इसको एक्सेप्ट किया है एज अ वर्ड। तो उस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि हाउ कैन इमोटिकॉन्स या इमोजीज बी कंसिडर्ड एज वर्ड्स, हाउ कैन दे बी एक्सेप्टेड? बट दिस इज द टेक्नोलॉजी, इट इज मूविंग फॉरवर्ड। मगर एग्जाम में नहीं चलेगा। हाँ, एग्जाम में आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट ड्रॉ। ठीक है? तो देखो, ओनर है तो रेंट का डिडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ठीक है? इवन कंपनी अपने आप को रेंट पे नहीं कर सकती, इंडिविजुअल अपने आप को रेंट नहीं पे कर सकता। तो अगर आप ओनर है तो रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको दूसरा डिडक्शन मिलेगा और वो है डेप्रिसिएशन। सो इफ यू ओन अ बिल्डिंग एंड यू यूज इट फॉर योर बिजनेस, you will get depreciation instead of rent. फिर दूसरा एक्सपेंस है, अच्छा सॉरी, टेनेंट को भी देख लेते हो। तो अगर आप टेनेंट है तो फिर ऑब्वियसली आपको डिडक्शन मिलेगा, जो भी रेंट आप पे करेंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया कि फारूक टेक्स हॉल्स ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग क्लासेस, तो हॉल का जो रेंट हम पे करेंगे उसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा। एज सिंपल इज दैट, टेनेंट को डिडक्शन मिले। अब यहां पे ऐसा है कि ऑब्लिगेशन टू पे होना चाहिए, देयर शुड बी ऑब्लिगेशन टू पे द रेंट। अगर ऑब्लिगेशन नहीं है और आपने वैसे ही पे कर दिया तो फिर डिडक्शन नहीं मिलता, फिर सेक्शन 30 में नहीं आता। सो यहां पे लिख दो, देयर शुड बी ऑब्लिगेशन टू पे द रेंट। ऑब्लिगेशन होना चाहिए सेक्शन में। यहां तो मैंने इसको शॉर्ट करके दिया है, लेकिन सेक्शन अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 30 तो उसमें लिखा है हु इज ऑब्लिगेटेड टू पे द रेंट। एक वर्ड है वहां ऑब्लिगेटेड। तो ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होना चाहिए दैट यू हैव टू पे द रेंट। तो अगर हमने एक दोस्त से उसका प्रीमाइस लिया और हमारा बिजनेस चालू कर दिया, और दोस्त ने ऐसा हमको कुछ कहा नहीं था, एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है कि अपने को रेंट देने का है, लेकिन हमने उसको दिया। हम बहुत खुददार आदमी हैं, फ्री में किसी की चीज यूज नहीं करते, तो हमने हमारी तरफ से उसको रेंट पे कर दिया वॉलंटरीली। तो फिर क्या होगा? फिर आपको डिडक्शन मिलेगा क्या? तो आंसर है नो।
अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो सेक्शन 30 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मगर रुक जाओ, वी हैव नॉट रीच्ड द कंक्लूजन। जो मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 37 करके है, जनरल डिडक्शन है, तो उसका रोल ऐसा है कि जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस बिजनेस के लिए जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है, जरूरी यानी नेसेसरी और एक्सपीडियंट, ये वर्ड अपन पढ़ेंगे बाद में, नेसेसरी और एक्सपीडियंट यानी जरूरी होता है, वो खर्चा जरूरी है, उसके बिना बिजनेस चलाना मुश्किल जाएगा, तो वो खर्चे का डिडक्शन 37 में मिलता है। अगर ये एक्सपेंस जो स्पेसिफिक सेक्शंस है उसमें कवर नहीं हो रहा है तो फिर 37 में मिल जाता है, राइट। तो जो 30 to 36 में है वो 37 में नहीं आएगा, और जो 30 to 36 में कवर नहीं हो रहा है तो फिर वो 37 में आ जाता है। और 37 में ऑब्लिगेशन हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 37 में बस इतना लिखा है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, इट शुड बी रेवेन्यू इन नेचर, देन इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। बाकी कुछ कंडीशंस और है लेकिन वो बाद में बताऊंगा। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हमने दोस्त को रेंट तो दिया, अब वो जरूरी तो नहीं था, ऑब्लिगेशन नहीं था, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन हमने हमारी मर्जी से दिया, और हम कह रहे हैं कि भैया ये नहीं देंगे तो कल दोस्त हमको खाली कर देंगे, हो सकता है, और वो अगर प्रीमाइसेस ले लेंगे वापस तो फिर हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर हम बिजनेस कहां शिफ्ट करेंगे। सो इट इज नेसेसरी टू कैरी ऑन बिजनेस, दो इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन बट इट इज नेसेसरी टू कैरी ऑन बिजनेस। अगर हम ये प्रूव कर दे तो फिर ये रेंट जो हमने दिया है वॉलेंटरीली, इसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में? 37(1) में। 30 में नहीं मिलेगा क्योंकि 30 में कंडीशन क्या है? ऑब्लिगेशन। लेकिन 37(1) में ऐसा नहीं है, 37(1) में ऐसा नहीं है, इसलिए हमको 37(1) में डिडक्शन मिल जाएगा। तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार एग्जाम में आया था, हम एक क्वेश्चन देखेंगे बाद में, एग्जाम क्वेश्चंस, तो उसमें आएंगे ये पॉइंट कि अगर ऑब्लिगेशन है तो 30 लगता है, और अगर नो ऑब्लिगेशन है तो मान लिख दो, नो ऑब्लिगेशन बट नेसेसरी टू कैरी ऑन बिजनेस, नो ऑब्लिगेशन बट नेसेसरी फॉर बिजनेस, then it will be allowed as deduction under section 37(1). आया समझ में? तो अगर ऑब्लिगेशन था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि रेंट देना पड़ेगा, तो 30 में मिल जाएगा, और अगर ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन नेसेसरी है तो फिर 37(1) में मिल जाएगा। और अगर ऑब्लिगेशन भी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है, हम बिना पे कर सकते, बिना पे करके भी पूरा बिजनेस चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला, तो फिर दोनों भी सेक्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो है रेंट, पहला पॉइंट। दूसरे पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है करंट रेवेन्यू रिपेयर्स। सेक्शन 30 कहता है कि अगर असेसी ने करंट रेवेन्यू रिपेयर्स का खर्चा इनकर किया है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। नाउ देयर आर टू वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई द वर्ड रिपेयर्स। पहले तो वर्ड है रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या है? रिपेयर्स। कंस्ट्रक्शन आएगा क्या उसमें? नहीं। रिपेयर्स का मतलब है कि बिल्डिंग ऑलरेडी है, उसमें कुछ दरारें आ गई है, क्रैक्स आ गई है, तो उसको भरवा देंगे। पेंट हर साल हम मरवाते दिवाली पे, वो फिर ऐसे ही छोटे मोटे रिपेयर जो होते रहते हैं। पानी लीक हो रहा है तो उसको रिपेयर करा देंगे, वाटर प्रूफिंग, तो ये सारी चीजें रिपेयर्स में आती है। थोड़ा बहुत चेंजेस करना वो भी आ जाता है, लेकिन मेजर काम नहीं आता। अगर आपने पूरा फ्लोर चेंज करवा दिया या वॉल को गिरा के रूम को एक्सटेंड करवा दिया और बहुत कुछ चेंजेस करवाए, तो वो सब रिपेयर में नहीं आएगा, फिर वो आएगा रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, उसमें जाता है। तो वो कैपिटल नेचर का होता है। तो यहां पे आपको पहला पॉइंट देखना है कि रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट है
तो उसको कैपिटल मानेंगे, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट है तो उसको रेवेन्यू मानेंगे। जैसे पेंटिंग वगैरह करा है तो भाई साल 2 साल में चेंज करना ही पड़ता है, तो वो रेवेन्यू नेचर में आता है। हाँ, लेकिन दीवार को तोड़ के हॉल को एक्सटेंड कर दिया और बाकी बहुत सारे खर्चे किए फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो वो कैपिटल में जाएगा। फ्लोर चेंज करा दिया, टाइलिंग चेंज करा दिए, टिन रूफ था तो उसको निकाल के स्लैब डलवा दिया, तो वो सब किस में जाएगा? कैपिटल रिपेयर्स या कैपिटल एक्सपेंसेस। तो कैपिटल एक्सपेंस सबसे पहले तो याद रखो कि वो यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंस का डिडक्शन आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन के अंदर, यानी यू कैन कैपिटलाइज द कैपिटल एक्सपेंस इनटू द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड क्लेम डेप्रिसिएशन, जो अपन सेक्शन 32 में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस हम करते हैं ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, तो उसको अपन बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर देंगे और फिर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो रेवेन्यू रिपेयर्स लिखा है। सबसे पहले तो रिपेयर का मतलब ही रेवेन्यू होता है वैसे तो, लेकिन उसको फिर से उन्होंने क्वालिफाई किया है कि वो रेवेन्यू नेचर का ही होना चाहिए, कैपिटल अगर है तो नहीं अलाउड। और एक वर्ड है करंट होना चाहिए। दो क्वालिफाइंग वर्ड्स है रिपेयर्स के आगे, एक तो रेवेन्यू होना चाहिए और वो करंट भी होना चाहिए। अब ये आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड करंट? करंट का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर। करंट का मतलब है जब जरूरत महसूस हुई तब करने का। जैसे भूख लग रही है आपको, बिस्किट खा लिए, तो उसको कहते हैं करंट। या लेज आप लोग खाते हैं, मैं तो नॉर्मल अच्छे वाले बिस्किट खाता हूं, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं बहुत कुछ खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, है ना, चिप्स एंड ऑल बैड स्टफ। लेकिन ठीक है, भूख लगी थी समोसा खा लिए, भूख लगी थी पानी पूरी खा लिए, भूख लगी थी ये खा लिए, तो दिन भर खाते ही रहते, जब जब भूख लगती है तब हर 5 मिनट में खाते रहते। दैट इज कॉल्ड एज करंट। और कुछ लोग हैं जो काम में इतने मसरूफ होते हैं, बिजी होते हैं, कि वो दिन भर भूल जाते खाना खाना, और रात को जब बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है या मे बी 2-3 दिन में, तब जाके खाना खाते। दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड रिपेयर्स। उसको क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटेड, यानी 2-4 मील स्किप कर दो और फिर खाना खाओ, तो उसको एक्यूमुलेटेड कहेंगे। एक्यूमुलेटेड भूख। तो यहां पर एक्यूमुलेटेड रिपेयर्स, जैसे कि दीवार में क्रैक आ गई है, हमने कहा अभी चलेंगी, फिर क्रैक बढ़ती गई, 1 इंच की हो गई, आमने सामने दिखने लगा, हमने कहा चलता है, अभी हाथ नहीं जाता ना, चोर नहीं आएगा। फिर और बढ़ गई, थोड़े दिन में हाथ भी जाने लगा, हमने कहा लेकिन पूरा इंसान नहीं जा सकता, तो चोर अंदर कैसे आएगा, तो सामान इधर से थोड़ा दूर कर दो। ऐसे करते करते एक दिन पूरा इतना बड़ा दीवार गिर गई और फिर आपने उसको रिपेयर करवाया, तो वो हो जाएगा एक्यूमुलेटेड रिपेयर्स। हालांकि है तो रेवेन्यू, रिपेयर्स इज रेवेन्यू, लेकिन वो एक्यूमुलेटेड नेचर का है, तो उसका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो वहां लिख के रख दो, एक्यूमुलेटेड रिपेयर्स विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, ओनली करंट रिपेयर्स विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो करंट का मतलब होता है जब जरूरत पड़ी तब करने का, इमीडिएटली, immediately when the need arises, as and when the need arises। लिख दो, current means as and when the need arises। लिख दिए, वेरी गुड। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये जरूरत कब महसूस हुई, नीड कब अराइज हुई, ये कौन बताएगा? Who will tell? अब मेरा सिर दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं कहता हूं नहीं चलता है, अभी जरूरत नहीं आई कि हम गोली खाएं, इट इज ओके, इट्स फाइन, देयर इज नो नीड टू टेक मेडिसिन। थोड़ा और दर्द बढ़ गया तो मैंने कहा चाय वाय पी लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, मेडिसिन की जरूरत नहीं। फिर और बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, तो भी मैंने कहा कि नहीं थोड़ा दवा लेते, बाम वाम लगा लेते, अभी गोली की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी सहन शक्ति ज्यादा है। और वही कोई दूसरा होगा, उसको थोड़ा सा दर्द होगा तो कहेगा लाओ गोली लाओ, गोली लाओ, मैं मर रहा हूं। अरे भाई अभी तो थोड़ा सा दर्द हो। तो हर इंसान की जरूरत जो होती है, आप समझ रहे, नीड कब अराइज होती है, वो डिपेंड करता है
कोई ऐसा उसका कोई ये है क्या, मेजरमेंट है क्या कि इतना सर दर्द हुआ तो गोली खा ही लेना चाहिए? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली अभी मेरे दीवार में कुछ पेंट निकल गया है, मैं कहूंगा चलता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, एक स्क्रैच भी आया, बुलाओ पूरा दीवार पेंट करा दो। सो इट ऑल डिपेंड्स। तो कोर्ट ने क्या कहा, इधर दो चार केसेस आए, इसमें पुराने हैं तो अभी कोई केस लॉ नाम की जरूरत नहीं आपको। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत जो है वो कौन बताएगा? असेसिंग ऑफिसर बताएगा कि आपको जरूरत कब हुई थी, या असेसिंग खुद बताएगा? तो कोर्ट ने कहा है कि इट इज असेसीज बिजनेस टू टेल व्हेन द नीड हैज अरीजन। तो ये जजमेंट के बाद क्या हो गया कि असेसी जब भी रिपेयर करवाएगा तो वो यही कहेगा ना कि मेरे को अब जरूरत महसूस हुई तो मैंने रिपेयर करवाया, मेरे हिसाब से नीड अभी अराइज हुई है, यानी इन ऑल केसेस ही विल गेट डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू रिपेयर्स। तो हालांकि करंट वर्ड यूज किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि नीड विल बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेसी एंड नॉट द डिपार्टमेंट। यानी ऑफिसर हमको नहीं बता सकता कि आपको जरूरत आ गई है या आपने डिले किया, ये अपने हाथ में। तो अपन जब भी रिपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे कि नीड अराइज हुई और हमने रिपेयर करवा लिया। तो इसका मतलब कि रेवेन्यू रिपेयर्स का डिडक्शन हमेशा मिल जाता है, नीड अपन डिसाइड करते हैं। तो ये करंट वर्ड जो गवर्नमेंट ने यूज किया है उसका लॉजिक तो था, मगर नीचे लिख दो असेसी, करंट यानी नीड, और नीड कौन बताएगा? असेसी खुद बताएंगे। तो सिंपल है ना। हाँ, लेकिन एकदम ही अगर दीवारी गिर गई और फिर तुम कहोगे कि मैंने रिपेयर करवाया, अभी ही महसूस हुआ मुझे, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एकदम स्ट्रेच नहीं करने का, रबर बैंड को भी स्ट्रेच करो तो एक लेवल होती है ना, टूट जाने के बाद आप कहोगे कि तुम नहीं चलता। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा एक बात, अब ओनर अगर करवाएगा रिपेयर तो उसको भी डिडक्शन है, और टेनेंट करवाएगा तो भी उसको डिडक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिपेयर्स का डिडक्शन दोनों को मिलता है, चाहे अपन बिल्डिंग कोई मालिक हो चाहे अपन टेनेंट हो, रिपेयर कराओगे डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज रेट्स एंड टैक्सेस, यानी म्यूनिसिपल टैक्स, जो हाउस टैक्स होता है ना, हर बिल्डिंग पे एक टैक्स लगता है, गवर्नमेंट एक टैक्स वसूल करता है जिसको अपन हाउस टैक्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। उसका डिडक्शन भी अलाउड है, ओनर पे करेगा तो भी, टेनेंट पे करेगा तो भी, जो भी पे करेगा डिडक्शन विल बी अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस, अर्थक्वेक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाते अपन, तो इंश्योरेंस का भी डिडक्शन मिलेगा, प्रीमियम का, जो प्रीमियम हम पे करेंगे दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। अब यहां देखो, ओनर है तो मिलेगा, अलाउड लिखा है, और टेनेंट है, अगर आप बिल्डिंग के टेनेंट है या आप ओनर नहीं है, तो सवाल यह आता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको मिलेगा क्या? तो मैंने लिखा है उधर नॉट एप्लीकेबल। लॉ में कुछ नहीं लिखा है, लॉ साइलेंट है, सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो ओनरशिप का रिस्क होता है, जो ओनर होता है उसका रिस्क होता है, और रिस्क का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस किस चीज का है? रिस्क। रिस्क किसका है? ओनर का है। टेनेंट का रिस्क है क्या? हाँ, टेनेंट ने फर्नीचर लगाया होगा ऑफिस के लिए, उसका रिस्क उसका है, वो ओनर है, लेकिन बिल्डिंग कल चल के गिर गई तो रिस्क किसका है? लॉस किसका होगा? टेनेंट का कि ओनर का? ओनर का होगा ना। तो टेनेंट इंश्योरेंस करवा सकता है क्या बिल्डिंग का? नहीं, क्योंकि वो ओनर ही नहीं है। जो ओनर होता है वो इंश्योरेंस कराता, टेनेंट ओनर होता ही नहीं, इसलिए मैंने लिखा है नॉट एप्लीकेबल। उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से वो इंश्योरेंस करवा ही नहीं सकता, तो प्रीमियम पे भी नहीं करेगा, तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल। तो ये था सेक्शन 30, वेरी सिंपल। इसमें दो ही पॉइंट पे कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन आ सकता है। एक रिपेयर्स का, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। करंट और रेवेन्यू, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे
ऑब्लिगेशन वर्ड जो है वो एक याद रखने का, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है, नॉर्मली 20 एक एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन आता है गलती से। फिर वैसे ही सेम लाइंस पे 31 है, तो 31 में सेम चीज है, करंट रेवेन्यू रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट मशीनरी फर्नीचर। तो आपके पास प्लांट मशीनरी है या फर्नीचर है तो उसका भी आप इंश्योरेंस करवाओगे और उसका आप रिपेयर्स करवाते रहोगे, मशीनरी का रिपेयर्स लगते रहता है और उसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, ऑफिस इंश्योरेंस होता है, पूरा पॉलिसी एक आती है, तो उसका डिडक्शन अपने को मिलेगा। फिर से बात वही है कि अगर ओनर है तो उसको अलाउड है रिपेयर्स, और हायर पे लिया है, टेनेंट है आप तो भी अलाउड है, और इंश्योरेंस प्रीमियम में आप ओनर है तो मिल जाएगा, टेनेंट है तो आप इंश्योरेंस करवाओगे ही नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर से नॉट एप्लीकेबल। और यहां भी वही दो वर्ड्स है, देखो फिर से रेवेन्यू होना चाहिए और करंट होना चाहिए, तो दोनों वर्ड मैंने आपको समझा दिए सेक्शन 30 के अंदर। सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होगा। अब यहां पे एक चीज देखो मिसिंग है, वो है रेंट, और दूसरा चीज मिसिंग है रेट्स एंड टैक्सेस। तो मशीनरी और फर्नीचर पे टैक्सेस तो होते ही नहीं, देयर आर नो टैक्सेस, वो तो आउट हो गया। रेंट तो होता है, लेकिन रेंट जो है यहां आप लिख दो कि रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर जो होगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 37(1) के अंदर एंड नॉट सेक्शन 31, क्योंकि रेंट 31 में कवर्ड ही नहीं है, गवर्नमेंट ने रेंट वर्ड को बोला ही नहीं है 31 के अंदर, तो रेंट सीधा कहां जाएगा 37(1) जनरल डिडक्शन में आएगा। सिंपल, बाकी गुड। तो ये छोटा सा लेक्चर था, मैंने कहा था 15 मिनट का, और 20 मिनट 25 मिनट हो गए होंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड हो ही जाता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसको बहुत आराम से और अच्छे से देखना है। 3-4 लेक्चर जो भी आएंगे, अभी मुझे नहीं मालूम, 2-3 लेक्चर जो भी होंगे, डिप्रिसिएशन, राइट, गुड।